अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि यदि संख्या 408 और 1032 के एचसीएफ 1032x माइनस 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो संख्याएं दे रखी हैं, एक 408 है और एक 1032 है। a बराबर हो गया 1032 और b बराबर है 408। इन दोनों को हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में व्यक्त करें। हम जानते हैं a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a की जगह 1032 बराबर b की जगह 408। अब हमें करना क्या है कि 1032 का भाग देके देख लें। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लगभग 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, या 10 में से 2 गए तो 8, यानी ये भाग गया 2 बार और प्लस शेष बचे 216। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ एक लाइन में 1032 व 408 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ शेषफल लिखो, शेषफल 216 डज नॉट इक्वल 0 अतः अब लेंगे हम 408 व 216 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ रखेंगे 1 की जगह 408 बराबर 216 गुना, फिर वही प्रोसेस करना है कि हमें 208 में भाग देना है 216 का, सॉरी 408 में, 4 दूनी 8, यहाँ पर हम भाग देंगे 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, एक बार जाएगा तो यहाँ जाएगा 216। 8 18 में से 8 में से 6 गए 2, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचेंगे 1, 1 प्लस 112। फिर हम शेषफल देखेंगे, शेषफल 192 डज नॉट इक्वल 0 अतः 216 व 192 में वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 216 बराबर 192 गुना, एक बार ही जाएगा क्योंकि 2 बार नहीं जा सकता, तो फिर हम घटा लें 216 में से 192 को। 12 में से 6 में से 2 गए 4, यहाँ हो गए 11, 11 में से 9 गए 2, फिर वो शेषफल 24 बच गया जो 0 के बराबर नहीं है। फिर प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे, शेषफल 24 डज नॉट इक्वल 0 अतः 192 व 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 192 बराबर 24 गुना, फिर 24 का भाग देना है हमें 192 में, 2 का भाग देंगे 2 नाम 18, तो लगभग 7 बार 8 बार चला जाएगा, नहीं 8 तिया 8 चौक 32, बचे 3 3 19, तो ये भाग चला गया 8 बार प्लस शेष बच गया 0। नीचे लिखेंगे शेषफल बराबर 0 अतः 1032 व 408 का HCF किसका भाग देने से 0 आया था, 24 का, तो इसका HCF 24 होगा। अब हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि इन दोनों संख्याओं का HCF 24 है। क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा है 1032 x के रूप में है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे प्रश्नानुसार 1032 x माइनस 408 गुना 5, ये HCF था। क्वेश्चन में हमने सरल करके उसका मान निकाल लिया 24, तो ये बराबर होना चाहिए 24 के। अब यहाँ हो गया 1032 x माइनस, इनका गुणा करते हैं 8 × 40 और 5 × 20 बराबर 24, इसका इधर पक्षांतरण करें 1032 x बराबर 24 प्लस 2040
या ऐसे लिखें 1032 x बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 4 का 4, 4 और 2 6, 2064। x का मान निकालें तो 2064 में 1032 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो x का जो मान है वो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सरल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड करना ही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहलाता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्की 12, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 3। इसी प्रकार से हमें मान लीजिए 16 के गुणनखंड करने हो, 2 2 8 16, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1, यानी 16 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं की 12 और 16, लेकिन जब हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग गया 2 और 3, दो संख्याएं आई, तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 2 आया, केवल ये 2 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अतः किसी भी जो भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ये कहलाती है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय भी कहते हैं, जिनको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। कोई भी संख्या हम लें, यहाँ हम देखें जैसे मान लो 24 दे रखा है हमें 24, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 12, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, यानी 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनका इन संख्याओं में खुद का और एक इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्याओं को हम समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से विभाज्य हो या उसमें केवल एक का भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से दो चीज याद करना सीखेंगे, एक होता है मैसे और एक होता है लेसे। मैसे को हिंदी में अपन पूरा बोलते हैं मैथक और लेसे को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम दोनों चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चन को करते समय हमेशा डाउट में रहेंगे। एचसीएफ भी कहते हैं हम ऐसे को, और इसको एलसीएम भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे मैसे और लेसे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से दिमाग में आप लोगों के क्लियर नहीं होगा तो इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम करते समय कंफ्यूज रहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ, जिसको महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, मैसे बोलते हैं। किसी भी संख्या का जो एचसीएफ है यानी जो मैसे है वो हम किसे कहेंगे? जब भी बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है तो एक ही आंसर आता है कि मैसे का मतलब महत्तम समापवर्तक। ऐसा नहीं है, आप सब इस बात को नोट कर लें। महत्तम समापवर्तक क्या होता है मैं बता दूं आपको, आप नोट कर लें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, उन संख्याओं का मैसे कहलाता है। बात को ध्यान रखेंगे, मैसे का मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दूं 24 12,
ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों में भाग जा रहा है? सबसे पहले छोटी संख्या देखें, 2 का भाग 12 में भी जा रहा है और 2 का भाग 24 में भी जा रहा है। फिर दूसरा देखें, 3 का भाग है, 3 का भाग 12 में भी जा रहा है और 3 का भाग 24 में भी जा रहा है। फिर 4 का देखें, 4 का 12, 4 का भाग 24 में भी जा रहा है। 5 का नहीं जा रहा, फिर 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 12 का। 12 कम 12, 12 दूनी 24। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। इसका अर्थ यह है कि 24 और 12 का जो एचसीएफ है वो होगा 12। बात क्लियर होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, वो उन संख्याओं का मैसे कहलाता है। यहाँ हमने देखा कि 24 और 12 दोनों में 2 का भी भाग जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या है 12 जो 12 से दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो होगा 12। क्लियर? अब हम बात करते हैं लेसेस, जिसको एलसीएम बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, दोनों को समझना, या तो बड़ी से बड़ी था या छोटी से छोटी संख्या जिसमें, या मैंने लिखा था जिसका, या मैंने लिखा है जिसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। बात को समझे, दोनों में अंतर समझ लें। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या है। यहाँ पर जिसका है यानी जिन संख्याओं का भाग जाना चाहिए या उस संख्या में भाग जाना चाहिए, ये दोनों में अंतर है। छोटी से छोटी का, बड़ी से बड़ी का, या जिसका या जिसमें। अब एक उदाहरण लें, हमें दे रखा है जैसे मान लीजिए दे दिया 24 और 16। इन दोनों संख्याओं का हमें लेस से ज्ञात करना है। देखो, लेस से ज्ञात करने के लिए यहाँ दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो? 24 में और 16 में। 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 की 48, यहाँ देखो 48। 16 का भाग 3 बार जाएगा, 24 का भाग 2 बार जाएगा, यानी इस संख्या में दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और भी संख्या हो सकती है, 72 है जैसे, 16 का भाग भी जा रहा है और 24 का भाग भी जा रहा है। 24 दिया 72 और 16 से डिवाइड करेंगे इसको, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 नहीं जाएगा उसमें। और कोई संख्या देखिए जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, लेकिन विशेष बात क्या है कि सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें। सबसे छोटी संख्या होगी 48, जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर होगी सबको कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम एक उदाहरण लें कि हमें ये दो संख्याएं दे रखी हैं। ये पहली संख्या है जिसको हम px लिख लें और ये दूसरी संख्या है इसको qx लिख लें। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें। ये 42, 2 का भाग 21 बार, फिर 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार, यानी 42 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर 14 के करें, 2 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार, 14 के हो गए 2 गुणा 7। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें जो दोनों में कॉमन हो, या दोनों में 2 कॉमन है ले लेंगे, या दोनों में 7 कॉमन है इसको भी ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो गया 14। अब ले एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन के साथ जो शेष बचे। कॉमन 2 गुणा 7 है और यह शेष बचा कितना 3, तो इसका एलसीएम हो गया 42। अब यहाँ हम एक
चीज को देखेंगे कि दोनों चीज समझ में आई। अब हम समझेंगे कि ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, इनका मल्टीप्लाई करें, px का गुणा कर दें qx, यानी पहली संख्या का गुणा कर दें दूसरी संख्या से। अब पहली संख्या कितनी है 42 और इसका मल्टीप्लाई 14 से करते हैं। 14 दूनी 28, बचे 2, 14 चौक 56, 56 और 2 18। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ आया 14 गुणा एलसीएम आया 42, उनका गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो सकता है, होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि px गुणा qx बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। या हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से हम चार मान निकाल सकते हैं। पहली संख्या निकालनी हो तो एलसीएम गुणा एचसीएफ में दूसरी संख्या का भाग दें, दूसरी संख्या यदि निकालनी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ में पहली संख्या का भाग दें। अगर एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में एचसीएफ का भाग दें, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में एलसीएम का भाग दें। इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, उन दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनफल की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, फिर उनकी तुलना कराएं। या कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि चारों में से कोई तीन हमें देंगे, px qx एलसीएम और एचसीएफ, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में से तीन चीज ज्ञात होंगी, दो हमें ज्ञात करनी हो। या कई बार ऐसा होता है कि दो हमें दी गई हो, दो ज्ञात करनी हो। इससे संबंधित क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे।